निकाल दिया गया। मैं जिन्हें पकड़ने वाली थी उन्होंने ही मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे फौज से निकाल दिया। और तो और मेरी दोस्त अनिका के पिता को इतना दुख दिया कि वो सदमे से चल बसे और उनकी मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा दिया। इसकी वजह से आज तक वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अपनी बात खत्म करने से पहले ही रिया रो पड़ी। अपने आप को संभालने के बाद रिया ने अपनी बात जारी रखी। मैंने अपने तरीके से छानबीन शुरू की, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे अपने ही जावेरी गांव में गुलाल नाम का नशीला पाउडर बनाया जा रहा है। मैं छिप छिपाकर अपने गांव वापस आई और मैंने अपनी तरह से पता लगाया। मैंने पाया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो लोग थे, जो अनिका के पापा को मौत के दरवाजे तक ले गए, वो अनिका के ही घर में घुसकर उसके सबसे करीबी बन चुके थे, जिनके नाम से ये पूरा गांव है, जिन्होंने इस गांव की अपने हाथों से स्थापना की थी। उन्हीं के हवेली के नीचे एक गोदाम बनाकर उनकी डेयरी बिजनेस के नाम पर वो ये नशीले पाउडर का धंधा करते हैं। सुधा रिया की बातों से बहुत घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या जिससे 2 मिनट पहले ही मुलाकात हुई हो उसकी बातों पर भरोसा करना ठीक था? रिया ने भी सुधा की शक्ल पर संदेह देख लिया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें अगर मेरी बातें बनावटी लग रही हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक किया है कि मैं अपनी कहानी किसी को सुनाती हूँ तो खुद हंस पड़ती हूँ। जिस फौज को मैंने पूरी जिंदगी दे दी, ना वो मेरा भरोसा करती है, और अनिका जिसे सच बताने की कोशिश में मेरा ये हाल हुआ है, वो भी मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए तैयार नहीं है। सुधा ने रिया को हमदर्दी भरी नजरों से देखा और कहा, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, बस इतना सब कुछ एक साथ सुनकर मैं जरा घबरा गई। और इतने छोटे से गांव में इतने बड़े लेवल की इलीगल चीजें हो रही हैं, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। रिया ने सर हिलाते हुए कहा, ये जगह इसलिए उन लोगों ने चुनी है कि किसी की नजर में ना आ सके, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। कोई मेरी बात का विश्वास करे या ना करे, मैं सच को सबके सामने ला कर ही रहूंगी। रिया के चोटिल चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। सुधा ने आगे पूछा, और क्या क्या पता है तुम्हें गुलाल गैंग के बारे में? रिया ने तुरंत जवाब दिया, अनिका की हवेली के नीचे जो गोदाम है, वहां फूलों में से इस गुलाल को बनाया जाता है। मैंने रिस्क उठाते हुए वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन तब भी दुश्मनों को मेरे बारे में पता चल गया। बस उस दिन से मैं भागती फिर रही थी, लेकिन आखिर में पकड़ी गई। अब मुझे 24 घंटे दिए गए हैं। अगर मैं इन्हें वो रिकॉर्डिंग किया हुआ फोन नहीं देती हूँ तो ये लोग मुझे गुलाल खिलाकर मार देंगे। ये तो मेरी कहानी थी, तुम्हारा किस्सा क्या है? तुम मानसी और रतन राम जी के हाथ कैसे लग गई? रिया की बात सुनकर इंस्पेक्टर सुधा चंदन ने भी अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं सूरत के बाकड़ गांव की हूँ। मैं भी पिछले 1 साल से इन गुलाल बनाने वालों के पीछे पड़ी हुई थी और यही खोज मुझे यहाँ तक ले आई। सच कहूँ तो मेरा 13 साल का लड़का अनिकेत कितना प्यारा, कितना होनहार था। पता नहीं कहां से उसे इस गुलाल की आदत लग गई। पहले तो घर से छोटी मोटी चीजें गायब होने लगी, फिर पैसे चोरी होने लगे, और एक दिन जब अनिकेत मेरे गहने चुरा रहा था तो मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तो बोलने लगा, गुलाल नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। एक माँ को अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर जो गुजरती है, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। सुधा अपनी कहानी के बीच में ही रोने लगी। रिया भी सुधा का दर्द महसूस कर सकती थी। सुधा ने अपने आप को संभाला और सख्ती से अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, मैंने उसे कमरे में बांध दिया और कह दिया कि मेरे जीते जी तो मैं उसे ये जहर नहीं खाने दूंगी। तो अनिकेत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। बस उस दिन से मैंने तय कर लिया था कि अब किसी और माँ का बच्चा इस गुलाल के कारण पंखे से लटक कर नहीं मरेगा। अपनी कहानी खत्म करते हुए सुधा ने रिया के हाथों से रस्सी खोल दी और कहा, मुझे लगता है भगवान ने हमें इसलिए मिलाया कि हम मिलकर इस गुलाल गैंग की छुट्टी कर दें। क्या कहती हो रिया? सुधा ने रिया के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और रिया ने भी इंस्पेक्टर सुधा का साथ कबूल कर लिया। बस अब इंतजार था कि कोई तहखाने में आए, और वही हुआ। तहखाने का दरवाजा खुला। जो आदमी सुधा को तहखाने में छोड़कर गया था, वो सुधा और रिया के लिए खाना लेकर आया था। आदमी ने सुधा और रिया से कहा, 15 मिनट बाद मैं प्लेट लेने आऊंगा, तब तक खाना खत्म हो जाना चाहिए। तभी सुधा ने रिया को इशारा किया। वो रस्सी जिससे रिया को बांधा गया था, रिया ने उसी रस्सी को उठा लिया और खाना देने आए हुए आदमी को रस्सी से बांध दिया। उस आदमी ने छूटने के लिए बहुत कोशिश की, पर रिया और सुधा दोनों ने मिलकर उस आदमी को चेयर से बांध दिया और दोनों वहां से भाग निकली। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की लिफ्ट में जाते समय शनाया अपना मुंह बनाए हुए खड़ी थी।
सम्राट शनाया से प्लान के बारे में कुछ कहना चाहता था, पर नक्श ने सम्राट को रोक लिया और कहा, आजकल की लिफ्ट भी कितनी एडवांस हो गई है ना सम्राट सर। अगर आप लिफ्ट में अटक जाओ तो 5 मिनट में पता चल जाता है। हर जगह कैमरे लगे होते हैं। नक्श की होशियारी से इंप्रेस होते हुए सम्राट ने नक्श की तारीफ करनी चाहिए, मगर तभी शनाया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, प्लीज पापा, इसमें नक्श ने कोई गजब बात नहीं की है, बल्कि हर जगह कैमरा होने के कारण हम लड़कियों की लाइफ कितनी रिस्की हो गई है। कहीं को दुकान में कपड़े ट्राई करने चेंजिंग रूम में गए और रिकॉर्डिंग हो गई तो। शनाया की बात तो सही थी, पर इस समय मुद्दा एकदम अलग था। लिफ्ट बेसमेंट में आ पहुंची थी और नक्श को सहारा देते हुए सम्राट लिफ्ट से बाहर निकले। दूसरी तरफ रिया और सुधा भी भागते हुए तहखाने से बाहर आ पहुंची थी। तभी सुधा ने रिया से कहा, अब कहाँ जाएंगे? दोनों साइड खुली सड़क है। सुधा की बात सुनते ही रिया ने उससे कहा, चिंता क्यों करती हो? मैंने तहखाने से बाहर निकलते समय उस आदमी का मोबाइल ले लिया था। मोबाइल से नॉर्थ साउथ का पता लगा सकते हैं। रिया की ये बात सुनकर सुधा के माथे पर पसीना छा गया। सुधा ने रिया के हाथ से फोन ले लिया और चिंता भरी आवाज में कहा, ये तुमने क्या कर दिया? वो लोग जीपीएस से हमारी लोकेशन पता लगा लेंगे। मगर रिया ने हंसते हुए सुधा को बताया कि उन लोगों को मिलिट्री में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग दुश्मन के इलाके में जीपीएस सिस्टम से अपने आप को ट्रेस होने से कैसे बचा सकते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे। रिया की बात सुनकर सुधा खुश हो गई और फिर उसने रिया से कहा, तो एक काम करते हैं, पहले वहां जाते हैं जहां तुमने फोन छुपा कर रखा है, फिर हम उस रिकॉर्डिंग को पुलिस और मीडिया में हर जगह फैला देंगे और फिर गुलाल गैंग का गेम खत्म हो जाएगा। सुधा की बात सुनकर रिया को भी लगा कि यही सही तरीका है, लेकिन मुश्किल ये थी कि रिया ने जहां फोन रखा था वो जगह काफी दूर थी और पैसे दोनों के पास नहीं थे, तो उन्हें किसी से लिफ्ट लेनी होगी। रिया और सुधा रास्ते पर आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगी। तभी एक ब्लैक गाड़ी आकर रिया और सुधा के पास खड़ी हो गई। रिया और सुधा दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही रिया ने थैंक्स कहते हुए कहा, आगे सूरत जाने के लिए जो सड़क मिलती है हमें बस वहीं जाना है, वहां उतार देना। वहां होटल पद्मावती में मेरा सामान पड़ा है, बस उसे लेना है। गाड़ी स्पीड में गुजरात की सड़क पर चलने लगी। गाड़ी होटल पद्मावती के पास आकर रुक गई। रिया और सुधा भागते हुए पद्मावती होटल के काउंटर के पास पहुंच गए। रिया ने अपने रूम का नंबर बताते हुए कहा, 203 रूम नंबर से सामान लेना है। जैसे ही 203 नंबर के कमरे की बात आई, काउंटर वाले लड़के ने हल्ला मचा दिया, 203 नंबर का कमरा पिछले 6 दिन से बंद पड़ा है, पिछले 6 दिन का भाड़ा दो फिर सामान मिलेगा। रिया ने सुधा की ओर देखा, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, मगर दिमाग तो दोनों के पास था। सुधा ने हंसते हुए काउंटर वाले लड़के से कहा, अरे मोटा भाई, दे देंगे पैसे, ना हम कहीं भागे जा रहे हैं ना आप। वैसे पैसे कमरे में सामान के अंदर ही है, सामान दे दो, पैसे ले लो। काउंटर पर बैठे हुए लड़के के पास हाँ कहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उसने रिया के हाथ में 203 की चाबी थमा दी। दोनों भागते हुए रूम नंबर 203 के दरवाजे के पास पहुंच गए। रिया ने रूम का दरवाजा खोला और तुरंत अपना सामान देखने लगी, लेकिन सुधा से रहा नहीं गया और उसने रिया से उत्सुकता से पूछा, जल्दी करो ना रिया, वो फोन कहाँ है जिस पर रिकॉर्डिंग है? जैसे ही सुधा ने रिया से फोन की बात कही, रिया ने अपने सामान से एक बंदूक निकाली और सुधा के माथे पर रख दी। सुधा रिया का ऐसा रूप देखकर डर गई। तब रिया ने सुधा से कहा, मान गए तुम्हें और तुम्हारी मानसी मैडम के दिमाग को। अच्छी चाल चली थी। मानसी को पता था कि मैं उसे फोन का पता कभी नहीं बताऊंगी, इसलिए उसने तुम्हें झूठ मूठ का पुलिस ऑफिसर बनाकर मेरे पास भेजा, ताकि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर फंस जाऊं और तुम्हें फोन का पता बता दूं। पर तुम जानती नहीं हो, हम आर्मी वाले खुशबू से पहचान लेते हैं कि ये वफादार कुत्ता है या शैतान लोमड़ी। वैसे मुझे तहखाने से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। अब सवाल ये था कि रिया का शक सही था या फिर वो अंधेरे में तीर चला रही थी। क्या नक्श सम्राट और दोनों लड़कियों को लेकर दो ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? जब से तुमने अपना मुंह खोला था तब से मैं तुम्हारी सच्चाई समझ गई थी। अब मेरा नाम याद रखना, कैप्टन रिया। जैसे ही रिया ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रिया ने गन के पीछे वाले हिस्से से सुधा के सर पर जोर से मारा और सुधा वहीं गिर पड़ी। मौका देखकर रिया खिड़की से कूदकर भाग निकली। फिर से एक बार रिया ने सर पर दुपट्टा लगा लिया ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। उसने अपने आप से कहा, अब बस मैं किसी तरह अनिका को सब सच बता दूं, फिर मेरी जान जाए तो जाए। रिया ने देखा वो काली गाड़ी अभी भी वहां खड़ी थी जिसने रिया और सुधा को लिफ्ट दी थी। रिया ने ध्यान से देखा तो आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ मानसी बैठी हुई थी।
मानसी ने अपने ड्राइवर से पूछा, ये सुधा अभी तक फोन लेकर आई क्यों नहीं? जाकर देखो सब ठीक तो है ना? तभी मानसी के फोन पर सुधा का कॉल आया। सुधा फोन पर बहुत डरी हुई थी। उसने मानसी को बताया, रिया को पहले से पता था कि मैं पुलिस में नहीं हूँ। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? सुधा का फोन चालू ही था कि तभी वहां कमरे में पुलिस आ गई और पुलिस कमरे की तलाशी लेने लगी। तलाशी के दौरान पुलिस को 3-4 गुलाल पाउडर के पैकेट वहां पर मिले जो रिया ने रखे थे, और रिया ने ही पुलिस को फोन करके जानकारी दी थी। गुलाल के पैकेट को देखकर पुलिस ने सुधा से कहा, आपको गुलाल के नशीले पाउडर रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मानसी गाड़ी में बैठकर फोन पर ये सारी बातें सुन रही थी। पुलिस सुधा को कमरे से बाहर लेकर निकली ही थी कि मानसी ने अपनी बंदूक से सुधा पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली सुधा के माथे के बीचों बीच लगी। एक खून का फव्वारा उड़ा और सुधा की खोपड़ी फट गई। पुलिस कुछ समझती उसके पहले ही मानसी की गाड़ी वहां से निकल गई। दूसरी तरफ लिफ्ट से बाहर आते समय हिमांशी ने देखा कि सम्राट नक्श को सहारा दे रहा है, तो हिमांशी ने कहा, अरे ये क्या? नक्श को मैं संभालती हूँ। हिमांशी बेहद खूबसूरत थी। जब हिमांशी ने नक्श की मदद करने की बात की तो एक पल के लिए नक्श को ऐसा लगा कि वो बहुत लकी है जो अनिका के साथ साथ हिमांशी भी नक्श की इतनी फिक्र करती है। सभी लोग सम्राट की कार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से नक्श की नजर आसपास के लोगों पर पड़ी। नक्श को कुछ लोग दिखे जो बहुत अजीब लग रहे थे। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन नक्श ने जब ध्यान से देखा तो उस अखबार पर एक खबर की हेडलाइन थी जो कि 2 दिन पहले की थी। नक्श को उस पर भयंकर शक हो गया। नक्श ने सम्राट के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। तभी नक्श ने सम्राट से कहा, मैं आपसे कुछ कहूंगा लेकिन आप रुकना मत, सभी लोग चलते रहना। हॉस्पिटल में कोई है जो हम पर नजर रख रहा है और मुझे लगता है कि ये लोग आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। सम्राट नक्श की बात मानकर बस सीधे चलता रहा और नक्श अपनी बात आगे बढ़ाकर बोला, अब मेरा प्लान सुनिए। मैं और हिमांशी जाकर आपकी कार में बैठेंगे, आप और शनाया आपके बॉडीगार्ड्स की कार में बैठना। हमें ये सब जल्दी करना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। उम्मीद है बाकी में कोई नजर रखने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पहले से आपके बॉडीगार्ड्स होंगे। ये लोग हमला करने वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। नक्श की बात सुनकर सम्राट बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फिर भी सम्राट ने चलना बंद नहीं किया। सभी लोग पार्किंग में आ गए। नक्श ने जैसा कहा था सम्राट ने वैसा ही किया। सम्राट ने शनाया से कहा, शनाया तुम मेरे साथ बॉडीगार्ड्स की कार में चलो। ये सुनकर शनाया ने कहा, लेकिन पापा हम इस कार में क्यों जाएंगे? ये तो बॉडीगार्ड्स की कार है ना। सम्राट ने शनाया से कहा, चुपचाप जैसा कह रहा हूं वैसा करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सम्राट और शनाया कार में बैठ गए। वहीं नक्श और हिमांशी भी सम्राट की कार में आ चुके थे। जब नक्श सम्राट की लग्जरी कार में बैठा तो वो समझ गया कि इस कार पर अच्छा खासा खर्चा किया गया था। सम्राट की कार बुलेट प्रूफ थी और उस कार का इंजन भी मॉडिफाइड था, यानी कार किसी भी स्पीड पर आराम से चल सकती थी। सम्राट की कार में किसी को कुछ नहीं हो सकता था। कार में बैठकर नक्श ने कार में रखा वॉकी टॉकी उठाया और बॉडीगार्ड से कहा, हम नॉर्मल अरेंजमेंट फॉलो करेंगे। मेरी कार बीच में होगी और जिस कार में सम्राट सर हैं वो कार मेरे आगे होगी और आखिरी कार मेरे पीछे। नक्श जिस कार में था वो बहुत तेज थी। नक्श को चिंता नहीं थी। कार में हिमांशी ने नक्श से कहा, तुम्हारी जॉब कितनी बोरिंग है नक्श, मैं तो जरा सी देर में ही बोर हो गई। इस बात पर नक्श ने हिमांशी से हंसते हुए कहा, रुको जरा, सब्र करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी बोरियत दूर हो जाएगी, बस देखती जाओ। इतना कहकर नक्श ने वॉकी टॉकी पर बाकी कार्स के ड्राइवर से कहा, हम शहर के अंदर 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर चलेंगे, उसके बाद की स्पीड मैं बताऊंगा। ध्यान रहे, जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाने के लिए कहूं वैसे ही स्पीड बढ़ा देना। आज एक एक सेकंड बहुत नाजुक है। नक्श की बात सुनने के बाद तीनों कार्स अस्पताल से बाहर निकली। तभी नक्श का फोन बजा। अनिका का कॉल आ रहा था। नक्श ने फोन उठाकर प्यार से कहा, इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डिस्चार्ज भी हो गया हूँ। मैं बस सम्राट और लड़कियों को घर छोड़कर आया। चिंता मत करो डार्लिंग, हॉस्पिटल से सम्राट के घर के बीच ऐसा क्या ही खतरा मिल जाएगा मुझे। ओके, आई लव यू टू। इतना कहकर नक्श ने मुस्कुराकर फोन काटा और हिमांशी की तरफ देखा तो वो ऑकवर्ड होकर नीचे देखने लगी।
नक्श ने फिर गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर की और चलानी शुरू कर दी। शहर में कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही नक्श और बाकी लोग शहर से थोड़ा बाहर आए, वैसे ही नक्श ने बाकी बॉडीगार्ड से कहा, स्पीड बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दो। सम्राट के बाकी बॉडीगार्ड्स ट्रेंड थे, इसलिए उन्होंने स्पीड बढ़ाने में झिझक नहीं दिखाई। थोड़ी देर बाद नक्श ने कहा, अब स्पीड 130 किलोमीटर कर दो। सभी कारें अब 130 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगी। इसी तरह थोड़ी देर बाद नक्श ने स्पीड 130 से बढ़ाकर 150 kmph कर दी। नक्श की स्पीड को बढ़ता हुआ देखकर बाकी कार्स के ड्राइवर्स थोड़ा अजीब महसूस करने लगे, लेकिन नक्श की स्पीड बढ़ाने के पीछे एक कारण था। नक्श ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहता था कि कौन है जो सम्राट का पीछा कर रहा है। हर बार स्पीड बढ़ाने के बाद नक्श पीछे देख रहा था कि कौन सी कार की स्पीड सम्राट की कॉन्वॉय के साथ बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद नक्श ने बॉडीगार्ड से कहा, अब हाईवे आ चुका है, स्पीड 200 kmph कर दो। दोनों ड्राइवर्स ने स्पीड बढ़ा दी और इस बार नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो नक्श को 3 काले रंग की SUV दिखी। नक्श समझ गया था कि ये 3 कार सम्राट का पीछा कर रही हैं। नक्श ने सम्राट से वॉकी टॉकी पर कहा, हमारे पीछे 3 काले रंग की SUV हैं, वही हमारा पीछा कर रही हैं। इतनी तेज चलाने पर भी ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये सुनकर सम्राट घबरा गया और उसने नक्श से पूछा, अब हम क्या करेंगे नक्श? नक्श ने जवाब दिया, जिस तरह से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उसे देखकर मुझे लगता है कि इनके पास जरूर कोई दूसरा प्लान है, वरना अब तक ये लोग हम पर हमला कर चुके होते। एक काम करते हैं। नक्श ने दोनों ड्राइवर्स की कार्स की पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। जो गाड़ियां पहले नक्श के आगे पीछे थी, अब वो दोनों गाड़ियां नक्श के साइड में चलने लगी थी। जैसे ही पीछे चल रही 3 ब्लैक SUV में बैठे लोगों ने ये देखा तो वो समझ गए कि सम्राट के बॉडीगार्ड्स को शक हो चुका है। इसलिए सम्राट को किडनैप करने वाले लोगों ने अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट कर दिया। अचानक नक्श ने देखा कि सामने एक बहुत लंबा ट्रक पास के रास्ते से रोड पर आ रहा था। नक्श समझ गया था कि वो ट्रक रोड ब्लॉक करने के लिए ही बुलाया गया है। इसलिए नक्श ने बाकी दोनों ड्राइवर्स से कहा, अब स्पीड जितनी हो सके उतनी बढ़ा दो और जल्द से जल्द सम्राट सर और शनाए को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे लोकेशन भेज देना, मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। दोनों ड्राइवर्स ने नक्श की बात मान ली और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ गए। सम्राट के बॉडीगार्ड्स की कार बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी वो ट्रक से आगे निकलने में मुश्किल का सामना कर रहे थे। ट्रक और बॉडीगार्ड्स की कार आगे बढ़ रही थी और उन दोनों में बस कुछ ही इंच की दूरी बची थी। शनाए ने डर की वजह से सम्राट को गले लगा लिया और सम्राट ने भी शनाए को कवर कर लिया, लेकिन सम्राट के बॉडीगार्ड्स ट्रक से ज्यादा तेज निकले। उन्होंने समय रहते सम्राट और शनाए को बचा लिया और कार लेकर वहां से निकल गए। लेकिन अब पीछे नक्श अकेला बच गया। नक्श के पास ब्रेक लगाने जितना समय नहीं था, इसलिए नक्श ने हैंड ब्रेक खींचा और चलती हुई कार को पूरी तरह से उल्टी दिशा में घुमा दिया। कार में बैठी हिमांशी ये देखकर बिल्कुल घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर नक्श को अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था। नक्श की कार को इस तरह घूमता हुआ देखकर पीछे आ रही 3 ब्लैक SUV रुक गई। जब हिमांशी ने आंख खोली तो उसने पहले तो चैन की सांस ली, लेकिन जब उसने नक्श की तरफ देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नक्श ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नक्श ने हिमांशी से कहा, तो अब बताओ, बोरियत दूर हुई या नहीं, या अब कार को हवा में उड़ाऊं? हिमांशी बहुत गुस्से में थी। अगर नक्श की जगह कोई और होता तो वो उसे वहीं पर सुधार देती, लेकिन नक्श की वजह से हिमांशी ने कुछ नहीं कहा। पर इससे पहले कि हिमांशी नक्श से कुछ कहती, ब्लैक SUV से 2 लोग बाहर आए और वो नक्श की कार के पास आ गए। उन दोनों का नाम था पाशा और बशीर। पाशा ने कार की खिड़की पर नॉक किया और कहा, बाहर निकलो। पाशा को ये लग रहा था कि अंदर सम्राट और शनाया होंगे और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी, इसलिए बशीर ने किडनैपिंग टीम के बाकी लोगों को तैयार रहने के लिए कह दिया। जिस जगह पर नक्श ने कार रोकी थी वहां पर हाईवे के दोनों तरफ झाड़ियां थी, जिसमें किडनैपिंग टीम के लोग गन्स लेकर बैठे हुए थे। नक्श ने कार का दरवाजा खोला और वो हिमांशी को लेकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही नक्श ने हिमांशी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हिमांशी शर्म से लाल हो गई। पर जब पाशा और बशीर ने नक्श और हिमांशी को देखा तो वो चौंक गए। पाशा ने नक्श से कहा, तू कौन है बे? वो बुढ़ा सम्राट और उसकी बेटी शनाया कहाँ है? नक्श ने पाशा से कहा, मुझे नहीं पता बॉस किधर है, ये कार तो उन्होंने मुझे दी थी, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। हिमांशी नक्श की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन वहीं पाशा गुस्से से फूल रहा था। पाशा ने नक्श से कहा,
या तो तू हमें चुपचाप बता दे कि वो बुढ़ा सम्राट कहाँ है, या फिर हम तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को ही अपने साथ ले जाएंगे, समझा? जैसे ही पाशा ने ये बात कही वैसे ही बाकी दो एसयूवी में से कुछ लोग बाहर आ गए। ये देखकर हिमांशी घबरा गई और उसने नक्श का हाथ और ज्यादा जोर से पकड़ लिया। नक्श समझ गया था कि हिमांशी डर रही है, इसलिए नक्श ने पहले पाशा और बशीर को प्यार से समझाने की कोशिश की। नक्श ने पाशा से कहा, यार भाई, आज मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव का मूड बना हुआ है, तो आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, फिर कभी चलेंगे, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ। पाशा और बशीर दोनों नक्श को इस तरह मजाक उड़ाते हुए देखकर और भी ज्यादा गुस्से से भर गए और पाशा ने नक्श की कॉलर पकड़कर नक्श से कहा, ओए, मरना है क्या तुझे? एक बार बोल दिया ना हमारे साथ चल मतलब चल। तू कहाँ जाएगा कहाँ नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। मामला गर्म होता देख हिमांशी ने नक्श का हाथ पीछे खींच लिया। फिर हिमांशी ने पीछे खड़े लोगों को देखकर नक्श से कहा, नक्श, बहुत सारे गुंडे हैं, मत लड़ो प्लीज। नक्श ने हिमांशी की आंखों में डर देखा तो उसने हिमांशी से कहा, अगर चिंता करनी है तो मेरी नहीं, इन गुंडों की करो। इतना कहकर नक्श ने एक पल के लिए आंखें बंद करके गॉडफादर को याद किया और फिर पाशा के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। नक्श के वार से पाशा सीधे जमीन पर गिरा। ये देखकर बशीर भी घबरा गया और वो समझ गया कि नक्श जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इससे पहले बशीर ने अपनी गन बाहर निकाली और फिर एक के बाद एक किडनैपिंग टीम के हर आदमी ने गन निकालकर नक्श की तरफ तान दी। वहां लगभग 10-15 लोग थे जो कि नक्श पर बंदूक तान कर खड़े थे। ये देख हिमांशी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। अब क्या करेगा नक्श? क्या नक्श हिमांशी को पाशा और बशीर से बचा पाएगा, या फिर पाशा और बशीर नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे? लोग हैं, लड़ाई करना तो बेवकूफी है। हिमांशी की आवाज में मौत का खौफ साफ सुनाई दे रहा था, पर नक्श बीच हाईवे पर ऐसे खड़ा था जैसे टहलने निकला हो। नक्श के सामने 15 लोग थे, वो भी गन के साथ, और नक्श अकेला। हिमांशी खुद से ज्यादा नक्श के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन नक्श के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि इस हाईवे पर कैमरास लगे हैं, तो ये लोग कोई बड़ा हमला यहाँ तो नहीं करेंगे। नक्श के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो किडनैपिंग टीम के लोगों को परेशान कर रही थी, खास करके पाशा को। पाशा ने नक्श को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उससे पूछा, या तो तू बहुत बड़ा पागल है या अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितने सारे लोग तुझे गोली मारने के लिए तैयार खड़े हैं? मरने का शौक है क्या तुझे? नक्श पाशा की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, मुझे चिंता इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास भी बंदूक है। इतना कहकर नक्श ने अपनी गन बाहर निकाल ली। नक्श को किसी लीगल खतरे का डर नहीं था, वो गन यूज कर सकता था क्योंकि वो एक बॉडीगार्ड था और इस वजह से वो लीगली गन रख सकता था। जैसे ही नक्श ने अपनी गन बाहर निकाली सभी गुंडे डर गए, क्योंकि सब गुंडे इतना तो जान चुके थे कि नक्श कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ है और अब उसके पास एक गन भी थी, तो इस बात से उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। नक्श ने अपनी गन से एक एक करके किडनैपिंग टीम के हर मेंबर पर गोली चलाई, जिससे सभी के हथियार नीचे गिर गए। नक्श ने ये इतनी जल्दी किया कि किसी को बचाव करने का समय ही नहीं मिला। कैंप में मिली हुई शूटिंग की ट्रेनिंग देखो आज कहाँ काम आ गई। फिर नक्श ने उन लाचारों को देखकर कहा, यही होता है नक्श को गुस्सा दिलाने का अंजाम। हिमांशी ने पहले किसी को इस तरह अपने सामने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा था, वो बहुत सहम गई थी। इसलिए नक्श ने हिमांशी से कहा, मुझे माफ करना हिमांशी, लेकिन ये करना जरूरी था। ये लोग सम्राट सर के पीछे थे और वैसे भी आज तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो इन लोगों पर गोलियां चलाना जरूरी था। नक्श ने हिमांशी का हाथ पकड़ा और वो वापस अपनी कार के पास आ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर एक बार चेक किया कि कहीं कोई दोबारा हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ रिया मानसी के चंगुल से भाग निकली थी। मानसी ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, वो रिया कहीं भी हो उसे पकड़ कर लाओ। दूसरी ओर नक्श हिमांशी को लेकर सम्राट के सेफ हाउस पर आ गया था। सम्राट नक्श का ही इंतजार कर रहा था। नक्श के आते ही सम्राट ने उससे पूछा, क्या हुआ वहां पर? तुम्हें चोट तो नहीं आई? सब ठीक है ना? नक्श ने सम्राट से कहा, सब ठीक है,
जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लोग फिर से आए तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। ये बात सुनकर सम्राट ने नक्श से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम नक्श? तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? नक्श ने सम्राट से कहा, मैंने अपनी बीवी को खुद सुरक्षित रहने का वादा किया हुआ है सम्राट जी। अब मैं आप और आपके परिवार के लिए चिंता जरूर करता हूँ, पर आप लोग मेरी पत्नी से ऊपर तो नहीं है ना। बहुत मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद हमें एक साथ रहने का मौका मिला है। मैं इसे बस फिजूल की हीरोगिरी में नहीं गवा सकता। और जहां तक आपकी बात है, आपने मुझे अपने खतरे के बारे में अंधेरे में रखा, उसके बाद भी मैं आपके लिए अपनी बीवी से छुप छुपा कर लड़ रहा हूँ। ऊपर से मैंने आपसे जब गन मांगी थी तब आपने मुझे गन के साथ कोई एक्स्ट्रा बुलेट तक नहीं दी। मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा बुलेट नहीं थी। ये तो अच्छा है कि वहां उतने ही दुश्मन थे जितनी मेरी गन में बुलेट थी। नक्श की ये बात सुनते ही सम्राट ने पहले अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और उसे गन्स और बुलेट्स का इंतजाम करने के लिए कहा। उसके बाद सम्राट ने नक्श से कहा, मुझे माफ करना नक्श, मैंने सारे प्रबंध करा दिए हैं। और जहां तक अनिका का सवाल है, मैं श्योर हूं अगर वो मेरी सिचुएशन के बारे में जान जाए तो वो तुम्हें ये नौकरी नहीं छोड़ने देगी। मैं उसे एक बार मिला हूं, पर मैं जान गया हूं वो दूसरों को मुश्किल में अकेला छोड़ने वाली लड़की नहीं है। नक्श ये सुनकर सोच में पड़ गया। तभी सम्राट ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आओ मैं तुम्हें ये पूरा सेफ हाउस दिखा देता हूँ। नक्श सम्राट के साथ पूरे सेफ हाउस का मुआयना कर रहा था। जब नक्श ने बाहर से घर को देख लिया तो उसने सम्राट से कहा, सेफ हाउस तो आपका अच्छी जगह पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से हम हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रह सकते हैं। साथ ही मैंने देखा कि घर के बाहर की तरफ आपने 20 इंफ्रारेड सेंसर और हीट सेंसर वाले कैमरा लगाए हैं। साथ ही जो 25 छुपे हुए गार्ड्स हैं, वो भी काफी अच्छा आइडिया है दुश्मन को गुमराह करने का। सम्राट नक्श की ऑब्जर्वेशन देखकर शॉक्ड रह गया था। इतना तो सम्राट भी अपने घर के बारे में नहीं जानता था, जितना नक्श ने बस एक बार देखने पर जान लिया था। सम्राट ने नक्श से पूछा, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता चला? इतने अच्छे से तो मैं भी नहीं बता सकता। नक्श ने सम्राट से कहा, आसान था, ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी आंखें और कान खोले रखता हूँ। आपके घर की सिक्योरिटी वैसे तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए किसी काम की नहीं है। इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। छोटे मोटे चोर से तो ये सिक्योरिटी बचा लेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो शायद हम बच ना पाए। नक्श ने जब घर की सिक्योरिटी के बारे में बात की तो पास ही खड़ा एक आदमी चिढ़ गया। वो सम्राट के घर का सिक्योरिटी इंचार्ज महेंद्र था। तभी महेंद्र नक्श और सम्राट के पास आया और बोला, सर, आपको यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। आप एक बार अच्छे से सिक्योरिटी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि घर की सिक्योरिटी एकदम परफेक्ट है। महेंद्र की ये बात सुनकर सम्राट को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने नक्श से कहा, ये कैप्टन महेंद्र हैं, ये घर की पूरी सिक्योरिटी देखते हैं। घर में जो भी सिक्योरिटी के इक्विपमेंट है वो सब इन्होंने ही लगवाए हैं। नक्श ने ये बात सुनकर महेंद्र से मुस्कुराकर कहा, हेलो महेंद्र जी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें शायद और कड़क सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र के छोटे दिमाग में ये बात घुसी नहीं। वो नक्श की इस बात को ईगो पर ले गया और उसने नक्श से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ये सिक्योरिटी कड़क नहीं है? इतने समय से मैं यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, आज तक किसी ने मेरी सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठाया, और तुम आते ही कह रहे हो कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। नक्श समझ गया था कि महेंद्र थोड़ा कम अक्ल का है, इसलिए नक्श ने महेंद्र से प्यार से कहा, आप चिंता मत कीजिए कैप्टन, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा। महेंद्र ने नक्श से कहा, अगर तुम्हें मेरी सिक्योरिटी पर शक है तो खुद आकर चेक कर लो, किसी से भी लड़ लो, फिर देखते कौन जीतता है कौन हारता है। महेंद्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महेंद्र के साथ काम करने वाले जो भी गार्ड्स थे वो सब आर्मी वाले जवान थे जिन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली थी। इसलिए महेंद्र ने नक्श को सीधे चुनौती दे दी, लेकिन महेंद्र नक्श के एक्सपीरियंस से बेखबर था। वहीं नक्श भी समझ गया कि महेंद्र ऐसा क्यों कर रहा था। इसलिए नक्श ने महेंद्र से कहा, मुझे माफ करना कैप्टन, लेकिन आज मेरी प्यारी धर्म पत्नी मेरा घर पर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब आपके चक्कर में उसे नाराज तो नहीं कर सकता ना। महेंद्र ने नक्श को चिढ़ाते हुए कहा, बीवी के पल्लू से बंधे हुए बालक हमें सिक्योरिटी सिखा रहे थे, जाइए फिर बीवी के गोद में लपक कर बैठिए। असलियत तो मुझे पता है ना, डर गए ना। महेंद्र को इस तरह नक्श का मजाक उड़ाता हुआ देखकर सम्राट को गुस्सा आ गया और सम्राट ने महेंद्र को डांटते हुए कहा, बेवकूफ, तुम जानते भी हुए कौन है? तुम घर में आए लोगों से इस तरह पेश नहीं आ सकते, समझे?
अपनी जबान संभाल कर बात करो। महेंद्र को सम्राट की ये बात बहुत चुभ गई। सम्राट ने नक्श के सामने ही महेंद्र को डांट दिया था। महेंद्र को इस बात से बहुत ठेस भी पहुंची और उसने सम्राट से कहा, ठीक है सर, अगर आपको इस पर ज्यादा भरोसा है तो मैं अभी इसी वक्त अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी में जो आप इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं। इतना कहकर महेंद्र ने अपनी कमर पर बंधी हुई गन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो चौंक गया। जब महेंद्र ने अपनी बेल्ट पर लगे गन होल्डर पर हाथ रखा तो उसने देखा कि वहां कोई गन नहीं थी। ये देखकर महेंद्र शॉक्ड रह गया, लेकिन उसके लिए अभी दूसरा एक और झटका इंतजार कर रहा था। नक्श ने महेंद्र की तरफ गन तान दी और फिर उससे कहा, अरे कैप्टन, इसे ढूंढ रहे हो क्या? अब किसे डर लग रहा है? महेंद्र ने देखा कि उसकी गन नक्श के पास है। तब महेंद्र ने शॉक्ड होकर नक्श से पूछा, ये तुमने कब किया? खैर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं है तुमसे। मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। नक्श ने मुस्कुराते हुए महेंद्र से कहा, ठीक है, अब आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी ये इच्छा तुरंत पूरी कर देता हूँ। नक्श की बात सुनकर महेंद्र बहुत घबरा गया। महेंद्र के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। तभी नक्श ने गन का लेवर खींचा और नक्श ने महेंद्र से कहा, बाय बाय कैप्टन। इतना कहकर नक्श ने गन का ट्रिगर दबा दिया। महेंद्र अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो नक्श ने उससे कहा, गन खाली थी कैप्टन, चिंता मत कीजिए। मैंने सारी गोलियां तभी निकाल दी थी जब मैंने आपकी गन चुराई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। नमूना मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ बाहर से आया एक आदमी घर के सिक्योरिटी इंचार्ज पर बंदूक तान कर खड़ा है और किसी ने डिफेंस में कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है। आप यहाँ बैठकर अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को निहारते रहो, मैं यहाँ से चला। इतना कहकर नक्श चला गया। सम्राट भी नक्श के पीछे पीछे चला गया, लेकिन महेंद्र बहुत गुस्से में था। महेंद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, तुझे तो देख लूंगा मैं। ये सब कुछ जब हो रहा था तब हिमांशी दीवार के पीछे से छुपकर देख रही थी। हिमांशी का ध्यान सिर्फ नक्श पर था और वो नक्श की हर हरकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। नक्श घर के हॉल में आकर बैठ गया और उसने सम्राट से कहा, सर, आपने अपने दुश्मनों के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की है वो सारी की सारी जानकारी मुझे चाहिए। साथ ही साथ आपने मेरे बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो भी मुझे जाननी है। नक्श ने एक बार फिर से सम्राट को चौंका दिया था। सम्राट सोच रहा था आखिर नक्श कैसे जानता है कि उसने नक्श की भी इन्वेस्टिगेशन की है। सम्राट ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारे बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की है? नक्श ने हंसते हुए सम्राट से कहा, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप इतने नादान तो होंगे नहीं कि ऐसे ही किसी भी अनजान के हाथ में अपनी बेटी की सेफ्टी थमा देंगे। आपने मेरे बारे में जानकारी तो इकट्ठा की ही होगी, और वो जानकारी आपके किसी खास आदमी ने ही इकट्ठा की होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके लोग जो भी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो कितनी सही है, क्योंकि मेरे बारे में पता लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। सम्राट नक्श के सोचने के तरीके से बहुत प्रभावित था। सम्राट ने बिना किसी देरी के सारी फाइल्स मंगा ली, जिसमें सम्राट के दुश्मनों की और नक्श की जानकारी थी। नक्श बहुत ध्यान से उन सभी फाइल्स को पढ़ रहा था। फाइल के हर पन्ने के साथ नक्श के चेहरे पर शिकन बढ़ती जा रही थी और नक्श को देख देख कर सम्राट के चेहरे से पसीना छूट रहा था। नक्श बार बार दोनों फाइल्स के पेजेस को पलट रहा था। थोड़ी देर बाद जब नक्श ने फाइल्स बंद की तो सम्राट ने झट से नक्श से पूछा, क्या बात है नक्श, सब ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नक्श ने एक लंबी सांस लेकर सम्राट से कहा, जितना सोचा था ये मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बहुत दिक्कत होने वाली है हमें, और मुझे जितना समझ में आ रहा है ये मामला केवल दवाई के फॉर्मूला का नहीं है। इसमें कोई गुलाल नाम का जहरीला पदार्थ भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तभी नक्श का फोन दोबारा बजा और दूसरी तरफ से अनिका ने बिना हाय हेलो के ही नक्श पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल से छूट कर आए हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, समझे? मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी के अभी घर लौटो, तुरंत। आखिर ऐसा क्या देख लिया था नक्श ने उस फाइल में? नक्श ने गुलाल के साथ कड़ी